Hello, good evening, everybody. So we are doing live daily answer writing sessions for UPSC Mains 2026 and 27. हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो पॉलिटी का था और उसके बाद हम गवर्नेंस में शिफ्ट हो गए थे. टुडेज इज योर 10th लेक्चर और जो हम ये सेशंस कर रहे हैं इसका मेन पर्पज यही है कि जो आपने थीम्स और सब थीम्स पहले तैयार की हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे, आप उन थीम्स और सब थीम्स को तैयार करो और उनके बेसिस पे फिर अपने प्रिपरेशन को चेक करो कि आपकी वो तैयारी कैसे हुई है, क्योंकि जो तैयारी कंप्लीट होगी वो आंसर राइटिंग के बेसिस पे होगी. तो पहले थीम्स और सब थीम्स तैयार करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, फिर वहां से सीखो, फिर नेक्स्ट तैयार करो. यही काम करते रहो टिल जब तक आपका पूरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाता है. एंड दिस सीरीज हमारे इसमें 50 लेक्चर होंगे और इन 50 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा थ्रू आंसर राइटिंग. आज हमारी जो थीम है वो है बेसिकली ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स, फॉर एग्जांपल एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो डेवलपमेंटल इंडस्ट्री के नाम से टॉपिक है, थीम है आपकी, उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे. एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम बनती है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे. वी विल फर्स्ट डू द क्वेश्चन ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर हम एनजीओज पे करेंगे एंड फिर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसी डेवलपमेंटल इंडस्ट्री पे. अब ना एक चीज बार बार पूछी जा रही है, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं ये चीज. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में 5-6 मिनट में बताया था आंसर राइटिंग के एक एस्पेक्ट को कैसे करना है. लेट्स डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आंसर राइटिंग में है. उस एक एस्पेक्ट को मैं पहले डिस्कस कर देता हूं. अब ना आप ये कह रहे थे कि हमने कोई टॉपिक तैयार किया. लेट्स सपोज आपने बहुत सारे टॉपिक्स तैयार किए. हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं. आपने एक टॉपिक तैयार किया पॉलिटी में, दैट इज पार्लियामेंट. हमने पार्लियामेंट की थीम तैयार की थी, उस पर क्वेश्चन भी लिखे थे. तो आपने एक ब्रॉड थीम तैयार की, दैट इज पार्लियामेंट. यही है. अब उस पार्लियामेंट की थीम को आपने सब थीम्स तैयार की. जैसे एक सब थीम क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, एक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एक है पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, एक है पार्लियामेंट्री कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक है थीम स्पीकर का ऑफिस. यही थीम्स आ रही हैं. ऐसे हमने थीम्स तैयार की, सब थीम्स. तो पार्लियामेंट की एक ब्रॉड थीम है और उस ब्रॉड थीम की कुछ सब थीम्स हैं. यही है. अब मुझे एक चीज बताएं, ये थीम्स और सब थीम जब आपने तैयार कर ली, अब आप इसको लीनियर फैशन में तैयार करते हैं. मान लो आपने एक ब्रॉड थीम तैयार की पार्लियामेंट, उसमें आपने बहुत चीजें पढ़ी, बहुत फैक्ट्स इकट्ठे किए, पार्लियामेंट में क्या चैलेंजेस है वो लिखे, क्या वे फॉरवर्ड है, वो ब्रॉड थीम हो गई. फिर आपने सब थीम तैयार कर ली. ऐसे ही आपने एक थीम तैयार की होगी जुडिशरी. ये हमने की है ना सारी जुडिशरी थीम भी. इसमें ये ब्रॉड थीम है, इसके अंदर आपने सब थीम तैयार की. फॉर एग्जांपल एक आती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके, एक आती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके, जो सब थीम बनती है. एक बनती है वुमेन इन जुडिशरी, एक बनती है जुडिशरी में दैट जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच. ऐसे और सब थीम बनती हैं. ये आपने निकाल ली है. एक ही सब थीम है, जो एक थीम है जो पेपर में है पार्लियामेंट जुडिशरी के अलावा, दैट इज अ थीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ये थीम बनती है ब्रॉड. ये आपने ब्रॉड तैयार कर ली. और एक इसमें आपने सब थीम तैयार की कि कैसे प्रेसिडेंट की पावर्स क्या कर रही हैं, पार्डनिंग पावर, सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट कर रही हैं. कैसे जुडिशियल लेजिस्लेशन सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट कर रहा है. कैसे एग्जीक्यूटिव की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर मिलती है उसको, वो सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट कर रही है. दीज आर सब थीम्स दैट यू प्रिपेयर्ड. अब ना आपने ये लीनियर फैशन में तैयार की हैं और करने का तरीका भी यही है कि आप ऐसे ही तैयार करेंगे, थीम्स सब थीम्स, थीम सब थीम्स, थीम सब थीम्स. अब लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपने ये तैयारी की होगी पार्लियामेंट की, तो आपके 15 या 20 पन्नों में पार्लियामेंट की थीम तैयार हो गई होगी, 10 पन्नों में आपकी जुडिशरी की तैयार हुई होगी और ये थीम 5 पन्नों में तैयार हुई होगी. अगर आपने तैयारी की है किसके बेसिस पे, ये कहां से निकाली है हमने थीम्स एंड सब थीम्स, पीवाईक्यू से निकाल ली है. क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जुडिशरी की सब थीम्स जितनी बनती है वो 10 पन्नों में आ जानी चाहिए और ये इस टॉपिक की 5 पन्ने में आ जानी चाहिए अगर आपने पीवाईक्यू बेसिस पे किया है. जिन बच्चों को हम बोलते हैं या हमने पहले ये काम किया है, ये पता है हमें कि भाई
पार्लियामेंट की थीम जो आप तैयार करेंगे उसकी सब थीम्स 20 पन्नों में आ जानी चाहिए। अब आपके पास 20 पन्ने पार्लियामेंट के हैं, 10 पन्ने जुडिशरी के हैं, 5 पन्ने सेपरेशन ऑफ पावर के हैं। अब आपने इसको लीनियर फैशन में तैयार किया है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ ये जो लीनियर फैशन है, आई कॉल इट एज अ हॉरिजॉन्टल रीडिंग। मैं इसको बोल देता हूं, आपने चीजें हॉरिजॉन्टल पढ़ ली। अब आपको क्या करना है, इन तीनों थीम्स को इंटरलिंक भी तो करना है। आई कॉल इट एज वर्टिकल रीडिंग। जैसे मर्जी बोल लें, भावना समझ में आनी चाहिए। आपने थीम्स तैयार की ऐसे अलग अलग इंडिपेंडेंटली, देन यू हैव टू इंटरलिंक दीज थीम्स ऑल्सो। अब ये इंटरलिंकिंग ही है जो नुआंसेस लेके आती है आपके आंसर में, और एक्चुअल तैयारी वही है। पहले तो एक स्टेप तो ये है जो आप कर रहे हैं, थीम्स तैयार कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या आता है, इंटरलिंकिंग ऑफ दैट थीम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जब आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा, उसके बहुत सारे पॉइंट्स जुडिशरी में यूज होंगे, और जुडिशरी के बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे यूज होंगे, और इसके पॉइंट्स यहां यूज होंगे, यहां यूज होंगे, इसके यहां होंगे, इसके यहां होंगे। दिस लिंकेजेस, इंटरलिंकेजेस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग। फिर ना आप वो बच्चों वाले आंसर नहीं लिखेंगे कि जिसमें आप लिख रहे हैं अपना बस जुडिशरी पकड़ के उसी को दिमाग में रख के, अदर थिंग्स को भी आपको ध्यान में। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सा एक पॉइंट देता हूं। एक क्वेश्चन आता है जुडिशियल पेंडेंसी पे, एक सब थीम क्या है, जुडिशियल पेंडेंसी की। सबसे ज्यादा जुडिशियल पेंडेंसी है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, गवर्नमेंट केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अब गवर्नमेंट केसेस क्यों पेंडिंग होते हैं, बिकॉज जब पार्लियामेंट में बिल में डिस्कशन नहीं होगी, जब बिल पे डिस्कशन हुई नहीं है, तो ऑपोजिशन बिल को कहां लेके जाती है, जुडिशरी में। कहां लेके जाती है, जुडिशरी में। तो ऑपोजिशन कहां लेगी बिल को, जुडिशरी में। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस का एक रीजन क्या है, बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिवली। जब ऑपोजिशन को साथ में लेके ही नहीं चलोगे, तो ऑपोजिशन क्या बोलती है पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ हाउस पे क्या बोलती है वो, कि भाई आप कर लो बिल पास, हम कहां जाएंगे, जुडिशरी के पास। जुडिशरी शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। द बिल शुड बी पास इन अ पार्लियामेंट बाय डिबेटिंग, by sending it to the parliamentary committees, but that is not happening. Point आ गया? This is the way you have to interlink. I have given you for one example that topics are interlinked. Social sciences silos में नहीं पढ़ी जाती है। पहले आप silos में पढ़ते हैं, फिर उस कंटेंट के साथ बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं इसको कहां कहां यूज करूंगा। If you are doing this thing, फिर आपको ना ये होता है, जो क्वेश्चन कभी आज से आया ही नहीं है साइलो में, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन साइलोज में नहीं आते हैं, वो इंटरलिंकेज के बेसिस पे आते हैं। तो आपको ये चीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जो डाउट आ रहा था सर हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस इंटरलिंक के बेसिस पे। और कब करेंगे, पहले ये सब थीम्स तैयार होंगी, फिर बैठेंगे, फिर सोचेंगे ये मैं कहां पे यूज करूंगा। और द सबसे क्रिएटिव काम क्या होता है, इफ यू हैव वन एग्जांपल एंड इफ यू कैन यूज दैट एग्जांपल इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज कि आपने एक एग्जांपल की यूज वैल्यू बढ़ा दी। अदरवाइज तो आप 100 एग्जांपल याद कर लें, वो एक यूज ना हो पाए। बेटर है एक करें याद, पर उस पर दिमाग लगाएं कि मैं 10 जगह कहां यूज करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी मेंस। इसको ध्यान में रखना है। तो आई टोल्ड यू कि इंटरलिंकेजेस कैसे डेवलप करनी है, ये एस्पेक्ट पहले मिसिंग था, जिसमें वो ऐड कर लें। और ये कब होता है, जब अपने नोट्स के साथ बैठेंगे, और उसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज, when you increase the use value of the content that you acquired in your journey। आया समझ में, ये phases होते हैं जो हमें करने हैं। Now let's start with the answer writing aspect। The first question is on SHG। You have 11 minutes to write a question on this topic। Self-help groups have emerged as instruments of socio-economic transformation rather than merely microfinance institutions। एग्जामीन करें इसको।
You have 7 minutes left. अब बताएं इसमें कैसे करेंगे इसको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इतनी बार आया है एसएचजी पे क्वेश्चन, इतनी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है ये एसएचजी वाली, कि मतलब ये सिर्फ फाइनेंस को लेके नहीं है, इन्होंने बाकी सोशो ट्रांसफॉर्मेशन भी की है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ना एसएचजी का क्वेश्चन सबको पता है क्या होता है एसएचजी। अगर इसमें आपने एग्जांपल ऐड ना की तो आंसर क्या बन जाता है, जेनरिक बन जाता है। तो इसमें सारी कहानी किसकी है कि कैसे आप इसमें कंटेंट ऐड कर पाते हैं, और तो किसी चीज की कहानी है ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के लखपति दीदी स्कीम है, वो भी यही शो करती है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम डालते होते हो ना, वो सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आते हैं इसके, और एसएचजी इज मोर देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इसमें सब एग्जांपल्स डालनी है। जीविका, तमिलनाडु की महालेल थिथम सेवा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सब कुछ आता है। कोविड के टाइम पे ऐसे चीज ने पीपी किट बनाई, वो सारा आता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइक्रो फाइनेंस, इट्स अबाउट सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफर। सोशल अरेना ने भी काम किया, अरेना में भी काम किया इन्होंने, इकोनॉमिक में तो किया ही किया है। पर ना जब भी कभी क्वेश्चन आए एसएचजी पे, फर्स्ट डिफाइन द टर्म एसएचजी। इट्स नॉट एज सिंपल एज कि हम इसको डिफाइन ही ना करें, इतनी सिंपल भी नहीं है। थोड़ा सा तो इसमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या होते हैं एसएचजीज। मोदी जी की स्टेटमेंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप नेशन हेल्प के ग्रुप्स हैं, ना कि सेल्फ हेल्प के एक्चुअल। व्हाट द स्टेटमेंट सेज, सेल्फ हेल्प इज नॉट जस्ट अबाउट सेल्फ हेल्प, इट्स अबाउट नेशन हेल्प। तो वो नरेंद्र मोदी का कोट है, ये हम कंक्लूजन में लिखेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ आइडिया कि दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नेशन हेल्प ग्रुप्स इन रियलिटी, नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस but others aspect which is helping the nation to grow. Nation help groups.
Time's up, 20 seconds left. अब खत्म हो गया है, अब देखें इसको कैसे करना था। अब ना पहले तो इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू डिफाइन द टर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए थे, फिर वी विल डू द वैल्यू एडिशन पार्ट। अब इसको ऐसे देखें, नेक्स्ट पन्ना ही देखते हैं। नेक्स्ट पन्ने में देखते हैं कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, क्या लिखा है, दे आर नॉट जस्ट मेयरली अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पैसे वाली इंस्टीट्यूशन और पैसे से लिंक नहीं है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नहीं है। नॉट जस्ट दिस बट अ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स। सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स मतलब सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमी को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ पैसा नहीं अरेंज करवा रहे हैं, ये कह रहा है। बिल्कुल एग्री करते हैं आप इससे, बिल्कुल सही बात है। मतलब पहले आप डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन में एसएचजीज क्या होते हैं और ये कब इंडिया में इनका आइडिया आया। जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर ही ये आइडिया आया ऑफ दैट इज कॉल्ड एज एसएचजीज। फर्स्ट यू विल डिफाइन द टर्म एसएचजी, इसमें लगेंगी 3-4 लाइनें, कोई दिक्कत नहीं है। देन यू विल राइट कि हाउ इट एक्ट्स एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, you will mention that. Then you will say SHGs are not just this but a socio-economic transformation. But there are challenges in that. And there is a way forward to that. ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो बोलोगे हाँ जो बोल रहे बिल्कुल सही बात है कि SHGs सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, सिर्फ पैसे को नहीं प्रमोट करती हैं कि पैसे के लेन देन को, बड़ी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, इस हद तक किया है। बट इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें भी चैलेंजेस हैं जिसको इंप्रूव करना चाहिए। अगर हमने वो अचीव कर लिया तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बिकम अ नेशन हेल्प ग्रुप्स इन रियलिटी। काम खत्म। अब आती है भी क्या होती है एसएचजी, बिल्कुल प्रिसाइज डिफाइन करें कि एसएचजी इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ 20 और around 20 people, mostly women. SHG is a collective group of 20 around people, mostly women. Men भी होते हैं, mostly women, whose goal is, क्या गोल होता है इसका? स्टार्टिंग में आइडिया कैसे आया था? That the people of the members of this group will pool the funds together and will use it collectively. तो मतलब who pool savings and assess credit and undertake collective socio and economic actions. So this is a grouping of, it is a collective group of 20 or so members, mostly women, who pool savings, assess credit, and promote collective socio and economic activities. Its origin is there in the National Rural Livelihood Mission, where government tried to reduce the poverty in rural areas by organizing people in rural areas in the form of SHG. काम खत्म, full stop. लगेंगी 3-4 लाइनें, लगने दें, बिकॉज ये कंसेप्ट समझाना बड़ा जरूरी है। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसने सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। इसने कैसे? फाइनेंशियल मतलब माइक्रो फाइनेंस प्रमोट किया, ये भी लिखेंगे, और कैसे प्रमोट किया? सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी लिखेंगे।
ये भी पॉइंट होने चाहिए और ये भी पॉइंट होने चाहिए। फिर चैलेंजेस भी होने चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आप कैसे बता पाओगे? आप यही बता पाओगे ना सर कि जो एसएचजीज हैं सोसाइटी में, अगर हम लीडरशिप की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन लीडरशिप की बात करें, इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एसएचजीज। इसमें कोई भी एसएचजी ले लें, सारी एसएचजी क्या कर रही हैं? वुमेन को इंडिपेंडेंट कर रही हैं, वुमेन को एम्पावर कर रही हैं, वुमेन को लीडरशिप दे रही हैं। तो अंडर दिस यू कैन से दैट लखपति दीदी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज लखपति दीदी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू ड्रोन्स, कि भाई ड्रोन्स को चलाने रिपेयर करने में वुमेन आएंगी। तो आप बोल सकते हो सिमन कि भाई इससे वुमेन की डिसीजन मेकिंग में से बढ़ जाता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाती है, इससे वुमेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल लखपति दीदी स्कीम आर क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड हायर हाउसहोल्ड इनकम्स डीलिंग इन द एरिया ऑफ ड्रोन। आपने बोला हाँ भाई एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, बैंक इंडिविजुअल वुमेन को नहीं लोन देता है पर एज अ कलेक्टिव ग्रुप को दे देता है, बिकॉज इंडिया इज अ सोशल इंडिया इज मोर ऑफ अ सोशल कंट्री। और यहाँ पे लोगों को होता है कि सोसाइटी में नाम ना खराब हो, तो वो एज अ कलेक्टिव लोन मिलके वो कलेक्टिव दे भी देते हैं, इंडिविजुअल बैंक उनको लोन नहीं देता है। तो इंडिया की अपनी जो फीचर्स हैं, फिलोसफीज हैं, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके बेस पे आया है। तो इन इंट्रोडक्शन यू कैन मेंशन आल्सो अबाउट that SHGs are based on the value system that is a core aspect of Indian society, that the Indians are more social in nature, their accountability towards the society is more than the law itself। यही होता है ना, हमें होता है कि बस सोसाइटी में ना नाम खराब हो जाए, तो हम वो लॉ वॉलेट कर देते हैं जिससे सोसाइटी में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर वो लॉ वॉलेट नहीं करते जिससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है और सोसाइटी में नाम खराब होता हो। तो हमें सोसाइटी का डर ज्यादा होता है, लॉ का डर कम होता है, अपनी फ्रीडम की बात हम कमी करते हैं। उस सेंस में इट इज बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज। तो आप इसको पॉजिटिव सेंस में लिख देंगे, नेगेटिव में तो कोई लिखेंगे, बिकॉज इंडियंस आर मोर सोशल इन नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिलॉसफी दिस आइडिया ऑफ एसएचजी was being promoted by the government of India and it's very natural to the Indian society। ये आपने स्टार्टिंग में थोड़ा फिलोसफिकल ऐड भी कर दिया अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर आपने लिख दिया कि भाई हाँ वुमेन को लीडरशिप मिल रही है। इसमें ना एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल जब वुमेन में लीडरशिप आएगी देन कांट यू से दैट द चाइल्ड का भी इंपावरमेंट होगा, बिकॉज नाउ वुमेन कैन गिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एंड कैन गिव अ गुड डाइट टू द चिल्ड्रन। उससे भी चेंज आ रहा है। तो यू कैन मेंशन अबाउट कुदुम्बशिवरी मॉडल। इसमें ना एग्जाम्पल आप कहीं भी दे दो, आप बोलो कि कुदुम्बशिवरी मॉडल इन केरला, द वुमेन लिविंग इन द in nearby these SHGs are giving a good education to the children। आप लिख सकते हैं। बस आपको एग्जाम्पल पता है, आपको पता है इससे होता होगा, मैटर क्या करता है ये एग्जाम्पल। आपने बस एग्जाम्पल याद है तो उससे आप लिंक कर पाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एक है मिशन शक्ति इन उड़ीसा, इसको अपने हिसाब से घुमा देता। मिशन शक्ति इन उड़ीसा, जीविका इन बिहार, ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। बिहार सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, ये। अब आपको क्या लिखना है? वुमेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, चाइल्ड एम्पावर हो गया है। हमने जब ऐसा किया तो वुमेन उस एरिया में पंचायत में सरपंच पति कम है जहां पे ऐसी एसएचजीज हैं। जैसे पंजाब में एसएचजी नहीं है, सरपंच पति का कंसेप्ट ज्यादा है। बिहार में जहां पे ये है, कहां पे? जहां बिहार में जीविका वाले एसएचजीज हैं वहां पे वुमेन क्या है, खुद डिसीजन ले रही हैं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप बढ़ गई है उस सेंस में। नाउ वुमेन कैन एक्सपैंड देयर हॉराइजन as far as starting their own business is concerned now because they can get a loan from SHGs। तो बिजनेस खुल रहे हैं। तो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, मिशन शक्ति इन उड़ीसा, जीविका इन बिहार, कुदुम्बश्री इन केरला, और हमने अभी पहले पढ़ा कौन सा, जो पहले देखे थे एग्जांपल लखपति दीदी स्कीम, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके में और एग्जांपल ऐड करनी है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड, या एक है बैंक सखीज अंडर दीन दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मतलब ये देख लें, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके अंदर आते हैं बैंक साखीज।
वुमेन एज एक्टिंग एज बैंक साखीज, मतलब बैंक साखी का मतलब है प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज इन रिमोट विलेजेस इंप्रूविंग बैंकिंग पेनिट्रेशन। तो बैंक साखी बनाए हैं बैंक्स ने इस मिशन के अंदर ताकि सभी को लोन मिल पाए। डिजिटल साखी इन महाराष्ट्र वेयर वुमेन आर डूइंग व्हाट, जैसे हमने डिजिटल साखी लिखा ना वैसे ही बैंक साखी है। डिजिटल साखी में क्या होगा, डिजिटल साखी मतलब इट इज ऑल अबाउट टू एम्पावर, कौन सा एम्पावरमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग। तो वुमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड ट्रेन्ड टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ वो नहीं है, पैसे की बात नहीं है। तो तमिलनाडु का तमिलनाडु में है जो एसएचजी, दैट इज, ये ना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, महालीर। महालीर इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इनमें क्या है, अगर ये एग्जांपल नहीं ऐड करोगे तो सारी कहानी क्या हो जाएगी, फेक लगेगी। तो महालीर थिट्टम, दिस इज एसएचजी इन तमिलनाडु। अब ये क्या करती है, वुमेन रन फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड टेलर वाली एंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड टेलरिंग की एंटरप्राइजेस। बात तो बस यही है, मतलब आपको ये पता लग गया कि जब वुमेन का एम्पावरमेंट होगा तो वुमेन का एम्पावरमेंट, लीडरशिप आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, सोसाइटी चेंज होगी, डिजिटल एम्पावरमेंट और सब पॉइंट्स आएंगे। बस आपको क्या करना है, ये एग्जांपल बताओ, अपने हिसाब से स्टोरी बना देना। तो स्मार्टनेस क्या है इसमें, एसएचजी में क्या, एसएचजी में ये पढ़ोगे बैठ के एसएचजी ये करते हैं ये करते हैं, वो तो स्टोरी है ना, बना दोगे, एक से दूसरा लिंक है। मेन चीज क्या है, एग्जाम्पल्स। तमिलनाडु में, उड़ीसा में सब पता होना चाहिए। जैसे एक है भाई आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, एसएचजी रन करते हैं, कौन सी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब ये सारे काम कर रहे हैं, काम धंधे सब में लगी हुई है वुमेन। अब इससे फायदा क्या होगा, तो बस अगर आपको मालूम, मैंने ये 7 एग्जांपल दे दी, 7 एग्जांपल आपके पास हैं अभी जो मैंने अभी दिए हैं आपको, क्या तुम इस 7 एग्जांपल्स को अपने हिसाब से मोल्ड करके ये नहीं लिख सकते कि एसएचजी कैसे करती है सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन? क्या आप चाइल्ड से लिंक कर पाओगे, चाइल्ड न्यूट्रिशन से, चाइल्ड एजुकेशन से, या सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, लीडरशिप रोल से, एंटरप्राइजेस से, सेल्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से, सब कर पाएंगे इसमें? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के कम होने से ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कम होने से क्या हो रही है, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, और दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा नहीं है, वुमेन आर गेटिंग इनटू schools and colleges now because now the mother are sending their girls to schools because they are now independent। तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना भाई, सोसाइटी पूरी चेंज हो रही है, वुमेन के एम्पावरमेंट से सोसाइटी चेंज हो रही है, जो वुमेन कर पा रही है, बिकॉज देयर आर मेनी वुमेन हु आर बेसिकली वर्किंग इन द डोमेन ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो। अब वुमेन को जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, उनकी एम्पावरमेंट हो गई, फिर तो हर एरिया में काम करेंगे ना। बस आपको एसएचजी की एग्जांपल्स याद होनी चाहिए थी। जैसे एक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रही है, तो एसएचजीज आर बेसिकली यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी तो बताया जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, उसमें वुमेन एसएचजीज अडॉप्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग, तो गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग है, आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग है, उसमें भी कौन उलझे लगे हुई हैं, वुमेन लगी हुई हैं, एसएचजीज वुमेन कर रही हैं। बहुत सारी एसएचजीज आर इंक्रीजिंगली फ्रॉम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कलेक्टिव मार्किंग। तो जहां पे भी कलेक्टिव ग्रुपिंग है सारा कुछ वहां पे एसएचजी का आ जाएगा। कोविड के टाइम पे उन्होंने पीपी किट बनाई थी, पोषण अभियान में ये अवेयरनेस फैलाती हैं, बहुत काम करती हैं, मनरेगा में सोशल ऑडिट ये करती हैं, ग्राम सभा में प्लानिंग उड़ीसा में ये आती हैं। तो मतलब जहां पे भी वुमेन को लेके है काम, वो सारा कौन कर रही है, एसएचजी कर रही है। तो आपने बोला ये जो ग्राम सभा लेवल पे विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, उसमें भी कौन आती हैं, एसएचजीज आते हैं, ताकि उनका से क्या हो पाए। एक वुमेन का से नहीं होता है, पर कलेक्टिव वुमेन का से होता है, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो विलेज डेवलपमेंट प्लान्स हैं इसमें, तो सारा कुछ क्या पॉजिटिव ही है इसमें। बस जो आपको चैलेंज लिखने हैं, तो मेन क्या था इसमें, एग्जाम्पल्स पता होती तो चीजें क्या हो जाती, मच बेटर हो जाती, और इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आपने मेरे से अभी, हमने अभी आप डिस्कस की एग्जाम्पल्स, तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, तो मैंने आपको 8-9 एग्जाम्पल दी, 10 एग्जाम्पल दे दिए, बस बहुत है।
जब भी कभी 10 एग्जाम्पल्स आए, इनको अपनी तरफ से मोल्ड करके लिख दें कहानी। कहानी तो वही रहेगी ना कि ए से बी होता है, बी से सी होता है, सी से डी होता है, वो सब इंटरलिंकेजेस हैं, वो तो बना लोगे आप कहानियां, तो एग्जाम्पल नहीं होती हैं। और एग्जाम्पल हर एसएचजी ने हर डोमेन में काम किया है, पर हमें पता होना चाहिए कि एसएचजी पता है तो मैं कहानी बना के उल्टा डाल दूंगा। तो बस ये है, ये बहुत ही क्रिएटिविटी वाला काम है, वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के बिना क्रिएटिविटी का फायदा नहीं है। अब इसमें चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा। पहला चैलेंज क्या है कि वुमेन इज गवर्नमेंट इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन एसएचजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इसे एसएचजीज आर ओवरबर्डन, उनका एक्चुअल काम वो भूल गई हैं, गवर्नमेंट के काम में लग गई हैं। एसएचजीज बना ली हैं, बहुत ज्यादा है, उनके पास लिमिटेड क्या है, फाइनेंस है, इंस्टीट्यूशनल। नबार्ड भी नहीं दे पा रहा है इनको, जिनको दे पा रहा है ठीक है। और एसएचजी साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ में बहुत ज्यादा है। और एसएचजी में भी कास्ट सिस्टम है, दलित वुमेन का से नहीं है, बहुत कम है, मुस्लिम वुमेन का से बहुत कम है। एसएचजी में अगर तुम उनकी ट्रेनिंग नहीं करोगे, मतलब वुमेन आ रही हैं एसएचजी में, कंपनियां खोल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, पर वुमेन की ट्रेनिंग नहीं है ना, स्किल, फॉर्मल स्किलिंग नहीं है, वो करना पड़ेगा एसएचजी को। तो एसएचजी जब तक वुमेन की ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं करेंगे, उनको स्कूल नहीं भेजेंगी, तो उनका लिटरेसी लेवल नहीं बढ़ेगा, तो फिर एसएचजी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। आज भी वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है एसएचजी सब्सिडीज के लिए। एसएचजी का जो मेन लिंकेज विद मार्केट है वो वीक है। तो आपको ये पता है कि एसएचजी तो हमने बना ली, अब एसएचजी बनाने के बाद जो इशू आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? एसएचजी तो हमने बना ली, उसके बाद जो इशू आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? कि चैलेंजेस यही हैं कि एसएचजी क्या है, टेक सेवी नहीं है, वुमेन क्या है, लिटरेसी कम है, कास्ट सिस्टम है, साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है। एसएचजी गवर्नमेंट इस पर बहुत डिपेंडेंट है, तो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। एसएचजी के पास आज भी फॉर्मल फाइनेंस कम है, एसएचजी आज भी कैसे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनली काम कर रही हैं। तो एसएचजी बना तो लिए हैं, पर अभी इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। क्या करना पड़ेगा? बेस्ट सिंपल मॉडल इज कि हमें एसएचजी को फॉर्मल फाइनेंस बढ़ाएं, और फॉर्मल फाइनेंस बनाने के बाद इनको इंडिपेंडेंस दें, और गवर्नमेंट इनको क्या करे, कम यूज करे। ऐसा नहीं है कि इनका जो काम है उसको छोड़ के गवर्नमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और एसएचजी में मेन चीज क्या होनी चाहिए कि एसएचजी शुड बी प्रमोटेड इक्वली इन ऑल द रीजन्स, और स्पेशली इंपॉर्टेंट कि इनको कोई रिकग्निशन मिलनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज अ मैकेनिज्म इन फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट। ये कहानियां लिख दें, अदरवाइज तो फिर इनको मिल नहीं पाएगा। तो एसएचजी बहुत सारी हैं, जहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ तो अच्छी हैं ये, पर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वीक है वहाँ पे अच्छी नहीं है। तो बहुत सारी एसएचजीज है, और कुछ ही एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नहीं कर पाई हैं बिकॉज वुमेन खुद ही के हैं इतनी एम्पावर्ड, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। यही बनता है क्वेश्चन, और नहीं बनता है कुछ। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन अ टॉपिक कॉल्ड एज एनजीओस। एनजीओस, इसको लिख लें क्वेश्चन को, एक एनजीओ पे क्वेश्चन बनता है, इसको लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एनजीओ को लेकर क्वेश्चन आता है कि भाई अच्छे हैं ये, एनजीओज आर द डेवलपमेंटल पार्टनर्स इंडिपेंडेंटली, खुद अकेले भी काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एज वेल एज in working with the government, but NGOs are not free from the NGOs are not free from the critique, but NGOs are not free from the criticism. NGOs are not free from the criticism that they challenge.
challenge the nation itself. ये एग्जामिन करें कि भाई अच्छा काम कर रही हैं, पर ये भी क्रिटिसिज्म है कि इन पे नेशन के लिए चैलेंज है। इसको 12 मिनट मिल के सोच के आराम से, मतलब क्या बताना आपको एनजीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एनजीओ के पॉजिटिव को सब पता है ये, पर बिना एग्जाम्पल के क्या ही क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो सबको पता है एनजीओ क्या करती हैं, हेल्थ में भी काम करती हैं, एजुकेशन में भी काम करती हैं, गवर्नेंस में भी काम करती है, रूल ऑफ लॉ में भी काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं। पर कैसे, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, चैलेंज कैसे करती हैं। यू हैव टू कोट आईबी की रिपोर्ट, रिसेंट अमेंडमेंट्स टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ऑल दोस थिंग्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, लिखें इसे आराम से। एट मिनट्स 40 सेकेंड्स।
3 minutes left. सारी एग्जाम्पल्स हैं इसमें. इसमें इंट्रोडक्शन में एनजीओस डिफाइन करने की जरूरत है नहीं है. बिल्कुल नाम से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें नहीं डिफाइन है. सेल्फ हेल्प ग्रुप में थोड़ा टेक्निकल है कि वुमेन आती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे फंड पूल करते हैं, वो टेक्निकल सी डेफिनेट चीज़ हो जाती है. एनजीओ से बड़ी जनरल सी में एनजीओ को डिफाइन ना करें. हर चीज़ डेफिनेशन लायक नहीं होती है. एनजीओ खुद भी काम कर रही हैं और गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही हैं, पर अच्छा काम भी कर रही हैं. पर क्वेश्चन मार्क आता है इन पे कि ये नेशन के अगेंस्ट है. नॉट ऑल, फ्यू. मतलब आपको सब लिखना है कि कुछ एनजीओज के पॉजिटिव क्या हैं और कौन कौन से चैलेंजेस क्रिएट करती हैं. एनजीओज पर्टिकुलरली चैलेंजेस में नाम नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि वो डिबेटेबल हो जाएगा. आप इन जनरल लिख पाएंगे कि ऐसे ऐसे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है. लास्ट 1 minute 30 seconds. अब उसमें इंट्रो में क्या लिखेंगे करते हैं, चलो डिस्कस. आप लिखो. लास्ट 30 seconds. अब ये काम खत्म, इसको देखते हैं. अब कैसे करें इसको स्टार्ट, बताएं. आप ही बताएं कि एनजीओज आर डेवलपमेंटल पार्टनर्स. अकेली भी, गवर्नमेंट के साथ भी, पर इनका क्रिटिसिज्म भी है. स्ट्रक्चर हम सिंपल सी है. हम पहले बताएंगे कि वाई एनजीओज आर डूइंग दैट. फिर लिखेंगे एनजीओज क्या क्या कर रही हैं इंडिपेंडेंटली एंड एज वेल एज विद गवर्नमेंट. फिर एनजीओज कैसे चैलेंज कर रही हैं. देन यू विल से वे फॉरवर्ड. यही कहानी बनेगी, और तो कुछ बनेगा नहीं. यही कहानी बनेगी. वाई एनजीओज आर इंक्रीजिंग एट प्रेजेंट इन इंडिया. एज पर अगर हम बात करें नीति आयोग के एस्टिमेट से, देयर आर 3 million रजिस्टर्ड एनजीओज इन इंडिया. 30 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज इन इंडिया. अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितनी होगी. तो आप बताओगे कि एनजीओज क्यों बढ़ रही हैं. बिकॉज नाउ द गवर्नेंस इज नॉट just associated with the government, but people भी इससे associate हैं. Now governance is not just about government, it is about people as well as private sector. After LPG reforms, these people and private organizations now giving back to the society for two reasons. One, government is not able to do that. Second, people are becoming more aware because their basic needs are now getting satisfied. Now they're talking about other needs. This is why NGOs number is increasing in India.
थर्ड लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन many NGOs are having global presence. So as the India is integrated with the global world, NGOs number is increasing. These are the three reasons for why this NGOs are increasing. ये लिखना बड़ा जरूरी था इंट्रोडक्शन में कि NGOs बड़ी क्यों हैं, डिफाइन ना करते और नंबर बता देते कितना है। अब NGOs क्या क्या करती हैं, क्या क्या चैलेंज हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जितनी एग्जाम्पल, मैं आपको 10 एग्जाम्पल देता हूँ, उससे 10 पॉइंट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक है एनजीओ दैट इज कॉल्ड एज प्रथम एनजीओ। प्रथम क्या करती है, जो स्कूल में एजुकेशन जहाँ दे रहे हैं गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, वहां जाके देखती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और वहां पे जाके रिसर्च करती है और बताती है कि क्या है क्वालिटी का लेवल, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट को फीडबैक मिलती है और गवर्नमेंट उसमें इंप्रूवमेंट करती है। इट मीन्स प्रथम ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली डूइंग अकाउंटेबिलिटी काम ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। एक एनजीओ जैसे प्रथम ने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, जो गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए था। एक है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेसिकली डील विद द प्रोवाइडिंग फूड टू द स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल नहीं, अक्षय पात्रा फाउंडेशन स्कूल में भी देती है, आउटसाइड स्कूल भी देती है। मतलब उसका काम क्या है, फूड या न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाना, जो गवर्नमेंट का काम है पर वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो आती है। और गूंज है एक एनजीओ, इसका काम क्या है, अर्बन में जो सरप्लस है वो रूरल में डेफिशिएंट है, क्लोथ फॉर वर्क ये कर रही है। अर्बन में वेस्ट ज़्यादा है, वहाँ जाएं रूरल में क्लोथ फॉर वर्क। कहने का मतलब ये रूरल और अर्बन में डिस्पैरिटी कम कर रही है, वो फूड के बारे में बात कर रही है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही है। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। देयर आर मेनी एनजीओज, फॉर एग्जांपल सेवा इज आल्सो एन एनजीओ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। इट इज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। हमने अभी देखा जगोरी है जो एनजीओ है जो वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट काम कर रही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके अगेंस्ट वुमेन को हेल्प दे रही है, लीगल असिस्टेंस दे रही है, उनकी सेफ्टी की बात कर रही है। देयर इज वन very important organization NGO called as प्रधान। दिस NGO बेसिकली प्रमोटिंग SHGs। ये NGO है पर क्या प्रमोट कर रही है, SHGs, ताकि क्या किया जाए, रूरल डिस्ट्रेस को कम किया जाए, स्पेशली अमंग वुमेन। तो प्रधान लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल और लिखें। जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसने गवर्नेंस के लिए काम किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन RTI लेके आया, पहले बताया था आपको। देयर इज वन एनजीओ कॉल्ड एज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये क्या कर रही है, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रही है। फॉर एग्जांपल बताते हैं कितने क्रिमिनल्स हैं, डाटा रिसर्च करते हैं ये। तो ये क्या कर रही है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही है, लीगल अवेयरनेस फैला रही है, मोर पॉलिटिकल मेच्योरिटी लेके आ रही है लोगों में। देयर इज वन पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, फाइलिंग केसेस, जैसे इन होमोसेक्सुअलिटी, लोगों के राइट्स की बात कर रही है, डेमोक्रेसी प्रमोट कर रही है। तो एनजीओज पॉलिटिकल से लेके, जेंडर से लेके, फूड से लेके, चिल्ड्रन से लेके हर जगह काम कर रहे हैं। एक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इट इज एन एनजीओ व्हिच इज टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, जो सुनीता नारायण जिनकी हेड है। कहने का मतलब these are the NGOs which are working in environment in each and every aspect। अब वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं थ्रू रिसर्च। कल्पावृक्ष नाम की एनजीओ है एक, विच टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू, CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू, जो भी चिल्ड्रन को तुम चाइल्ड लेबर की बात करते हो, चिल्ड्रन राइट्स की बात करती हैं। डिजास्टर के लिए गूंज का राहत प्रोग्राम था, वही गूंज एनजीओ राहत प्रोग्राम था डिजास्टर से बचने के लिए। PRS है लेजिस्लेटिव रिसर्च, अगर हम लॉ की बात करें PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, ये काम कर रही है। जो भी लॉ आते हैं उसका एनालिसिस करती है, लोगों को बताती है कि लॉ में क्या दिक्कत है ताकि लोगों को ओपिनियन बन पाए। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है CPR, ये भी सेम काम कर रही है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो गवर्नेंस और अर्बन डेवलपमेंट है उस पर काम कर रही है। मतलब लोग तो नहीं कर पाएंगे ये काम। जैसे गवर्नमेंट लॉ डाल देती है MyGovernment.in पे, अब लोगों को नहीं पता, लॉ पढ़ना नहीं आता, वो PRS बताती है, उसको एनालाइज करके लोगों को सिंपल भाषा में। तो ये लीगल अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। तो
15 एनजीओ हुई हैं, सब डाल दें। अब एक काम करें, घर जाके एनवायरमेंट की 6 एनजीओ याद कर लें, चिल्ड्रन की 6 कर लें। अब मैं ना, आप कहेंगे हम चिल्ड्रन की 6 कर ली, 6 एनवायरमेंट की कर लेते हैं। हमें देखा है कि यूपीएससी एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है, तो आपको ऐसी एसएचजीज भी याद करनी पड़ेंगी निकाल के नेट से जो एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, ऐसी एनजीओज भी जो एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, और ऐसी एनजीओज भी जो वुमेन के साथ एसोसिएटेड हैं, ऐसी एनजीओज भी जो वुमेन के साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और वुमेन ये है। और ये एनजीओज ये भी आ सकती हैं, डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट करती हैं, ये भी लिंक आ सकता है। तो जो पहले पेपर में आ रखे हैं सब थीम्स, उससे लिंक कर लें। जो पहले जैसे पूछ लिया है कि जुडिशरी ने एनवायरनमेंट में क्या क्या किया है, सेम पूछ लेंगे एनजीओ ने एनवायरनमेंट में क्या क्या किया है। मतलब इंपॉर्टेंट थीम क्या है, जुडिशरी या एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट, इसको किससे भी लिंक कर देंगे। पूछा है कि वुमेन का रोल जुडिशरी में कम क्यों है, तो मतलब वुमेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वुमेन एनजीओ से भी लिंक कर देंगे कि एनजीओ वुमेन के लिए क्या कर रही है। तो प्रिपेयर दोज टॉपिक्स। और चैलेंजेस तो आपको पता ही हैं कि एनजीओ बड़ी सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, एनजीओ फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड है, फॉरेन फंडिंग करके एनजीओ से डेवलपमेंट को रोका जाता है। आईबीए की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जीडीपी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एनजीओज। एफसीआरए से जो पैसा आता है उसका राउंड ट्रिपिंग की जाती है, ब्लैक मनी है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी एनजीओज अनरजिस्टर्ड हैं, एनजीओज जो हैं वो क्या है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पर वो इम्पैक्ट बहुत डालती हैं, वीक इंटरनल गवर्नेंस मैकेनिज्म है, फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, एनजीओ जो काम कर रही है वो दूसरी एनजीओ भी कर रही है, क्या इंटीग्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर देती हैं बिकॉज दे हैव सेल्फ इंटरेस्ट, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए एक एस्पेक्ट आता है कि व्हाट इंडिया शुड डू एज पर जो एनजीओज हैं इनको डेवलपमेंट काम करना है, बट व्हेन एनजीओ एंटर इनटू, जैसे एक एनजीओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही हैं फंडेड बाय कॉर्पोरेट ग्रुप्स, तो दे यूज एनजीओज अगेंस्ट अदर कॉर्पोरेट ग्रुप, ये नेगेटिव आता है इसमें। एनजीओज खुद तो अकाउंटेबिलिटी की बात करती हैं गवर्नमेंट की, पर उन पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये कैसे इंश्योर करें? तो इनका मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो एफसीआरए गाइडलाइंस हैं कि एनजीओज को अपना पूरा चिट्ठा दिखाना पड़ेगा, हर साल रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी ताकि चेक रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ यूज हो रहा है। इफ दे आर गेटिंग मनी देन they should be using money for that purpose, not for other purposes. अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है तो बाहर की फंडिंग कहाँ यूज हो रही है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, अदरवाइज द फॉरेन नेशंस कैन मैनिपुलेट इंडियन एनजीओज टू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी आपने कर लिया है तो क्लैरिटी हो जाती है। ये चैलेंजेस हैं, क्या करना है भाई, एक ही चीज है, एनजीओज को पहले तो इंटीग्रेट करें, ऐसे एनजीओ साइलोज में काम ना करें, अदरवाइज एक एनजीओ दूसरे से लड़ रही है, एक एनजीओ का काम है डेवलपमेंट, दूसरे का है कंजर्वेशन, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ, अकेले ना काम करें, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, अकेले भी करें, पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर करेंगे तो रिसोर्सेज का बेटर यूज होगा, बिकॉज रिसोर्सेज तो हैं तो नेशन के ही ना। दूसरा, एफसीआरए स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि कोई भी फॉरेन फंडिंग नेशन एंटी नेशनल नहीं होनी चाहिए, और जो गाइडलाइंस लेके आई है गवर्नमेंट उसके हिसाब से होनी, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और एनजीओ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एनजीओ अगर कॉर्पोरेट फंडिंग है तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए। ये कहानी, अब लास्ट में 4 वे फॉरवर्ड लिख दे, काम खत्म, और क्या करना है इसमें। ठीक है, ये इतना ही बनता था क्वेश्चन। नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बनता है उसको भी लिख लें, फिर हम उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने देखा होगा कि इस थीम में एग्जाम्पल रट लें, काम हो जाता है, बाकी तो कहानी आपको बनानी आती है। लेकिन डेवलपमेंटल आउटकम्स, मैं एक ब्रॉड बना देता हूं थीम, डेवलपमेंटल आउटकम्स, डेवलपमेंटल आउटकम्स। आज डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये समझ लें, सारे एक्टर्स रोल प्ले करते हैं। द डेवलपमेंटल आउटकम्स इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन, वही मैं बना रहा हूं यहां पे, इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किसके बीच में कोलैबोरेशन की बात हो रही है? कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट, एनजीओज, डोनर्स जो पैसा देते हैं, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस,
गवर्नमेंट है, डोनर्स हैं, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट एंटिटीज एंड इंटरनेशनल एक्टर्स, सभी आ रहे हैं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ऐसी बातें हो रही हैं। डिस्कस दोनों के, सभी के क्या रोल हैं और क्या चैलेंजेस हैं। ब्रॉड बना दिया मैंने, इसको सॉल्व करें। मतलब कहना ये जा रहा है कि अब गवर्नेंस या डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सब कर रहे हैं। इंडिया वाले भी, बाहर वाले भी, एनजीओ भी, चैरिटी भी, प्राइवेट भी, कॉर्पोरेट भी, सब कर रहे हैं। बताना कैसे। आप बोलोगे हाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, ये बताना है आपको। 10 मिनट्स। इसके बाद हमारी 3 थीम्स बचते हैं गवर्नेंस की, वो करेंगे नेक्स्ट 3 क्लासेस में। फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो टाइम टेबल सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप देखिए नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट हो रहा है, फिर आप उसके हिसाब से थीम्स और सब थीम्स तैयार करनी स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन हमने कुछ तो एग्जांपल्स जो हमने पीछे यूज किए हैं, वो विल मेंशन दो एग्जांपल्स, और उसी के बेस पे चैलेंजेस आ जाएंगे। चैलेंजेस तो सेम रहेंगे। हमने एनजीओ डिस्कस कर लिया है, हमने डोनर वाला कर लिया है, कॉरपोरेट ऐड कर लेंगे और इंटरनेशनल एक्टर्स ऐड कर लेंगे। जो पहले दो क्वेश्चन किए हैं एसएचजीज और एनजीओ वाले, उसी के एग्जांपल्स यहाँ पे भी यूज होंगे। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल होंगे जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्टर्स लिखे हैं, यही है ना, तो इसमें हम एक्स्ट्रा एक्टर लिखेंगे। क्वेश्चन का चैलेंजेस बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम ही होगा इसमें, पर लिखें एटलीस्ट। इस थीम में सारे क्वेश्चंस बार बार, सारा कंटेंट एक बार, मतलब आप सारा कंटेंट कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा थीम है ये जो हम पढ़ रहे हैं आज। बड़ा ही ब्रॉड थीम है। एनजीओ को प्रेशर ग्रुप से अलग करना, डिफरेंट करना मुश्किल है। एनजीओ और एसएचजीज आपस में लिंक हैं, बस एग्जाम्पल्स पता हूँ।
डोनर चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पता होनी चाहिए कौन डोनेट करता है, कॉरपोरेट करता है, कैसे करता है। Two minute 40 seconds.
लास्ट 1 मिनट। टाइम्स अप। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताएं सिंपली, हमने पूरा ज्ञान इकट्ठा किया है, हमने इस पे कर लिया ज्ञान इकट्ठा एनजीओ पे इतना, ये तो करती है गवर्नमेंट, डोनर, चैरिटी, कॉरपोरेट और इंटरनेशनल। हमें बस ये दिखाना है कि गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट, अदर एक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गवर्नेंस में इन्वायरमेंट को लेके, क्या सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमें पता है कि कई जगह गवर्नेंस, जब गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करती है, इनफैक्ट एनजीओज गवर्नमेंट को चेक में रखते हैं। आपको सब पता है, वो पीपल पीआरएस लेजिस्लेचर है, जो एडीआर है, जो पीयूसीएल है, ये सारे गवर्नमेंट की पावर को चेक में रखते हैं लीगल मैटर्स में। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस में काम करती है, पर कई जगह वो बैड गवर्नेंस करती है, तो वहां कौन चेक रखता है? एनजीओज। और एनजीओज गुड गवर्नेंस में भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्षय पात्रा एंड ऑल दोस थिंग्स। अब आता है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं सर। एसएचजीज, जैसे मैंने बोला डोनर और चैरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसमें एसएचजीज आ जाते हैं, इसमें एसएचजीज आ जाएंगे। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोऑपरेटिव्स, कुदम्बश्री, एफपीओ, ये सारे हैं, इसमें आ जाएंगे। बस हमें देखना है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे, भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना है आपने नाम? वो कैसे करते हैं? फंडिंग देते हैं, वो लीगल भी है और वैसे भी देते हैं वो विदाउट एनी लीगल बेसिस, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को होता है कि हम चैरिटी करते हैं, तभी उनका ब्रांड बन जाता है। जैसे बहुत कॉर्पोरेट क्या करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो जो सिविल सर्विसेज में प्री क्लियर किया आपने, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एंड बॉडीज हैं, पीएसयूज हैं, जो प्री क्लियर के बाद फंडिंग देती हैं कि आप मेंस के लिए तैयारी करो। ऐसा भी है, रिलायंस फाउंडेशन है भाई, इन्फोसिस फाउंडेशन है, टाटा का अपना ग्रुप है, तो टाटा के जो ट्रस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन है, इन्फोसिस की फाउंडेशन है, ये सारे क्या कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं। तो दीज आर ग्रुपिंग्स। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, रतन टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, यू ऑल नो अबाउट दिस एसोसिएशंस। उसने हेल्थ में काम किया है, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स वर्किंग ऑन टू एरेडिकेट मलेरिया और जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है उस पर काम कर रही हैं, ये इन्होंने बहुत काम किया है। न्यूट्रिशन पे काम कर रही हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में बात करेंगे तो वी नो अबाउट वर्ल्ड बैंक, देते हैं, डोनेशंस देते हैं, मतलब डोनर का वो हैं ये। वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ है, ये सब क्या कर रहे हैं? गुड गवर्नेंस में काम कर रहे हैं। तो यू शुड बी, यू आर नोइंग ऑल दोस थिंग, बट आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कहाँ पे क्या डालना है। तो आपने एनजीओ पे डाटा इकट्ठा कर लिया, आपको कॉर्पोरेट में पता है 3-4 ट्रस्ट, इंटरनेशनल डाल दें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी दे रहे हैं पैसा, WHO, यूएन, वर्ल्ड बैंक, वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे पैसा दे रहे हैं। चाहे वो पैसा फ्री में दे रहे हैं, चाहे वो ग्रांट्स दे रहे हैं, चाहे वो लेस इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, पर हेल्प तो कर ही रहे हैं किसी भी सेंस में। वर्ल्ड बैंक तो करते करते हैं डेवलपिंग नेशन के, अंडर डेवलपिंग नेशंस की। ये क्या शो करता है कि गवर्नेंस अब किसी एक एक्टर का रोल नहीं है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, और ये ऐसे ऐसे कर भी रहे हैं। और चैलेंजेस भी हैं, जब इंटरनेशनल बॉडीज फंड देती हैं तो वो साथ में कंडीशनैलिटीज लगाती हैं, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। वो क्या लगाते हैं साथ में? कंडीशनैलिटीज लगाती हैं। कंडीशनैलिटीज मतलब कि भाई जो आप ले रहे हैं पैसा, उसके लिए आपको उसके बदले में क्या क्या करना पड़ेगा। ये ट्रस्ट वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये मेनली उसी एरियाज में काम करते हैं जिससे इनका क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग होता है। ब्रांड बिल्डिंग होता है। दे विल नॉट वर्क फॉर ट्राइबल्स एम्पावरमेंट, तो इन्हीं के अगेंस्ट हो जाएगा, बिकॉज वहीं से मिनरल्स ले रहे हैं। तो ये भी बायस है अपने सेंस में। एसएचजी जब काम करती हैं तो उनका फोकस होता है एनजीओ का, वो क्या बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, जो हमने अभी बताया। हर एनजीओ का अपना एस्पेक्ट है, वो ब्रॉड नहीं देखते। गवर्नमेंट ब्रॉड देखती है, और प्राइवेट एंटिटीज के अपने इंटरेस्ट हैं। प्राइवेट एंटिटीज डोनेशंस करके क्या करती हैं, गवर्नमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, यही होता है ना।
ये भी करते हैं। और एसएचजीज का नेगेटिव क्या था, इसमें जेंडर का फोकस है पर कास्ट पे फोकस नहीं है, तो कास्ट बेस होती हैं, लोअर कास्ट की वुमेन यहाँ पे नहीं होती हैं, तो यू कैन से दीज आर द नेगेटिव्स। हर के दो दो नेगेटिव निकाल लें। इसमें तो ये था कि हर के दो दो पॉइंट निकालेंगे तो भी 15 पॉइंट बन जाएंगे, हर के दो नेगेटिव निकालेंगे तभी 15 पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि 5-6 नाम है यहाँ पे। तो 15-15 तो नहीं लिखने हैं आपको, टॉप वाले 7-7 पॉइंट लिखने हैं, 14 पॉइंट से काम खत्म। और वे फॉरवर्ड में ये लिखना है। और इंट्रो में कैसे लिखनी थी, इसमें वे फॉरवर्ड बताते हैं। इंट्रो कैसे लिखनी है कि गवर्नेंस जो पहले स्टार्ट किया था इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट नाउअडेज। आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, now nations are interlinked with the global world, as well as private sector has a key role to play in the governance. So all the actors in their own capacities play a role. ऐसे प्ले करते हैं, ये इश्यूज हैं। और कैसे चेंज करना है इसको, बस यही ध्यान में रखना है कि कोई भी जो फंडिंग करने वाला बॉडी है या हेल्प करने वाली बॉडी है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, तो चेक में रखना बड़ा जरूरी है। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखना बड़ा बड़ा जरूरी है कि कहीं इस गवर्नेंस के चक्कर में अपने नेशन को तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वो सेम कहानी FCRA, डोनर्स को ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, प्राइवेट एंटिटीज को ओपन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने वो टैक्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स की चोरी ना हो, टैक्स टेररिज्म ना, टैक्स इवेजन ना हो। क्योंकि बाहर फंड करके, फंड ट्रांसफर करके, कि ये तो नहीं है कि टैक्स इवेजन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज बहुत सारी शेल कंपनीज हैं, बहुत सारी NGOs वर्किंग एज अ शेल कंपनीज जस्ट टू, जो क्या कहते हैं, लॉन्डरिंग द मनी, टू लॉन्डर द मनी, ये इंश्योर करना है। और बिकॉज द वर्ड्स आर इंटरलिंक्ड, इट कैन बी यूज्ड टू manipulate the nation because these can be used as a soft power. These tools can be used as soft power to challenge the company, to challenge the country in a soft power के perspective में। और soft power is as important nowadays as hard power called as smart power। तो वो उस context में ले जाएं। और क्या करना है इसमें, इतना कंटेंट है तो बहुत है, इतना कंटेंट और क्या ऐड करना है इसमें आपको, इतना बहुत है। तो these things you have to keep in mind. These things you have to keep in mind while doing आंसर राइटिंग। ये थीम सारी इंटरलिंक थी तो हमने वैसे कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जो 3 सेशन बताएंगे गवर्नेंस के 3 जो अगले टॉपिक्स हैं। तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।